नमस्कार दर्शकों। आज हम जिस रास्ते पर खड़े हैं, यहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता सुव्यवस्था, कानून, न्यायपालिका और लोकतंत्र की तरफ जाता है। ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर हमारा देश अब तक चलता आ रहा है, और दूसरा रास्ता नफरत और हिंसा की तरफ भी जा रहा है। हमें किस रास्ते पर जाना है, ये चुनाव हमें खुद करना होगा। देश में जो मौजूदा स्थितियां बन रही हैं, उन सब को आपको बताने की जरूरत नहीं। जिस तरह से न्यायपालिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से एक संगठन विशेष के समर्थक न्यायपालिका के बारे में ट्रोल कर रहे हैं, क्या वो लोकतंत्र के हित में है? क्या वो जानबूझकर किया जा रहा है? लोकतंत्र के हित में तो कतई नहीं, संभवतः जानबूझकर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इनकार कर रहा है। वो ये कह रहा है कि वो निशिकांत दुबे के बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता निशिकांत दुबे के उस बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस बयान में निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने माननीय सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा है। तो क्या माना जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन नहीं रहा? क्या यह मान लिया जाए कि मोदी और संगठन की पकड़, नेतृत्व की पकड़, नेतृत्व की सूझबूझ अब काम नहीं कर रही है संगठन में, तब ही अनुशासनहीनता हो रही है और कोई भी नेता अपना मनमाना बयान देने के लिए स्वतंत्र हो गया है, और वो भी इतना स्वतंत्र कि न्यायपालिका पर सवाल उठा दे। आज एक नेता ने सवाल उठाया है न्यायपालिका पर। अगर सजा नहीं दी गई, अगर इस मामले का संज्ञान नहीं लिया गया, तो कल कोई दूसरा नेता भी न्यायपालिका पर सवाल उठा सकता है। और जो लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका पर बार बार सवाल उठना बेहद घातक होता है, यह तानाशाही का प्रथम चरण होता है, जहां लोकतंत्र में न्यायपालिका पर सवाल उठाए जाने लगे। न्यायपालिका ने क्या किया? संविधान को प्राथमिक रखा। न्यायपालिका ने तमिलनाडु के मामले में, आप सभी लोगों को शायद मालूम हो, और जिन्हें नहीं मालूम हम बता देते हैं कि तमिलनाडु में वहां की विधानसभा ने, एक चुनी हुई विधानसभा जो असेंबली होती है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी के नेता वकालत कर रहे हैं कि कानून बनाने का अधिकार तो असेंबली के पास होता है। असेंबली कानून बना रही थी, लेकिन एक कानून के बाद में दूसरा कानून, दूसरे के बाद में तीसरा कानून, और विधेयक को राज्यपाल अपने पास अटका कर रख रहे थे, लटका कर रख रहे थे। उस विधेयक को ना ही खारिज किया जा रहा था, ना ही राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा था, ना ही पुनर्विचार के लिए भेजा जा रहा था। तो महत्वपूर्ण सवाल ये कि जब राज्यपाल एजेंट के तौर पर काम करने लगे, तब क्या सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम लिमिट सेट की कि राज्यपाल इतने दिनों के अंदर इस विधेयक पर निर्णय लें। उसे खारिज करना है तो खारिज करें, और उसे अनुमोदित करना है तो अनुमोदित करें। अगर कोई स्टेट असेंबली ने कोई कानून बनाया है, तो राज्यपाल उस कानून को क्यों रोके रखना चाहते हैं? वो भी बात कोई 1, 2, 3, 4, 5 विधेयक की नहीं। बात तो यह है कि कुल ऐसे 10 विधेयक थे। मजबूर होकर लोगों को, जो सत्ता पक्ष के थे, उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। जब कोर्ट की शरण ली गई, तब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, और कोर्ट ने तमिलनाडु के संबंध में फैसला सुनाया। तो फिर क्यों मिर्ची लगी आखिर किसी को कि अगर
तमिलनाडु के संबंध में फैसला सुनाया गया है, वहां भी तो यही फैसला सुनाया गया है कि जनता की चुनी गई सरकार यानी कि स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जो चुनी गई है वो कानून बनाए, जनता के लिए कानून बनाए। और विधानसभा ने जनता के लिए कानून बनाए तो उन कानूनों को लागू नहीं किया गया, उन कानूनों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। हर एक राज्य में पिछले कई साल से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि हर एक राज्य में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव की स्थिति निर्मित हुई है। दिल्ली में हमने कई बार देखा किस तरह का टकराव हुआ। क्या ये टकराव लोकतंत्र के लिए बेहतर है? नहीं, ना ही ये टकराव लोकतंत्र के लिए बेहतर है, ना ही ये टकराव देश में शांति सद्भाव के लिए बेहतर है। ये टकराव व्यवस्था को तहस नहस करने वाला है। कैसे कैसे बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आ रहे हैं सामने। कोई कह रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे तो अगले जन्म में भेड़ बकरी बनना पड़ेगा। कोई एक भारतीय जनता पार्टी की नेता थी प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने बयान दिया था कि विपक्षी कांग्रेसी उन पर मारण का उपयोग कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र में अब यही सब कुछ देखने के लिए बचा है? और क्या लोग जानबूझकर न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? और जस्टिस वर्मा का कुछ दिनों पहले जो केस सामने आया वो इसी कड़ी का एक हिस्सा था। हम ये नहीं कह रहे कि जस्टिस वर्मा के केस में कौन दोषी है कौन निर्दोष है, जांच में क्या हुआ, लेकिन जो माहौल बनता दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर, जो ट्रोल आर्मी लगी हुई है न्यायपालिका के खिलाफ, वो कुछ इशारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इनकार कर रहे हैं। क्या ये इनकार मात्र दिखावा है? उनकी मौन सहमति है? अगर मौन सहमति नहीं है तो क्यों नहीं इस मसले पर बोले? इस मसले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए। कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू सुरक्षित रहना चाहिए, हिंदू सुरक्षा की बात की जाती है। भैया हिंदू हो, भारतीय हो, क्या हो? सबसे पहले तो भारतीय है ना। और अगर भारतीय सुरक्षित रहेंगे, लोकतंत्र अगर सुरक्षित रहेगा तो भारतीय भी सुरक्षित रहेंगे, हिंदू भी सुरक्षित रहेगा, मुसलमान भी सुरक्षित रहेगा, सिख भी सुरक्षित रहेगा, ईसाई भी सुरक्षित रहेगा। अलबेली अलबेली किस्म की बातें देश में की जाती हैं। ये कौन सा पैटर्न चल पड़ा है, हमें ये सोचना होगा। हमें नफरत की राह पकड़नी है या हमें सुव्यवस्था की राह पकड़नी है? एक ऐसी सुव्यवस्था जिसमें देश के हर गरीब को पर्याप्त संसाधन मिले, हर नौजवान को रोजगार मिले, हर एक बच्चे को शिक्षा मिले, हर एक वृद्ध को सहारा मिले, हर एक महिला सशक्त हो, हर कोई सबल हो। ऐसा देश हम चाहते थे और ऐसा देश हमें चाहिए। हमें देश ऐसा नहीं चाहिए जो कि नफरत, डर और आतंक के साए वाला हो। ऐसा देश किसी को नहीं चाहिए। परिवर्तन को लेकर प्रधानमंत्री जी बयान दे रहे हैं हाल में, तो कैसा परिवर्तन? क्या संवैधानिक संस्थाओं पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं, ऐसा परिवर्तन? क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी कोई राजीव कुमार जैसा चाहिए, जैसा राजीव कुमार चुनाव आयुक्त बनाया गया? क्या ये व्यवस्थाएं लोकतंत्र के लिए माकूल हैं? दुनिया के दूसरे देशों में हमारे बारे में चर्चा की जाती है कि प्रेस फ्रीडम में हम पिछड़ते जा रहे हैं। जस्टिस गवई के पास में हाल में एक मामला पहुंचा तो जस्टिस गवई ने कहा, मामला ओटीटी की नीति को लेकर था, जस्टिस गवई ने टिप्पणी कर ही दी और इशारा कर दिया, कह दिया कि नीतियां बनाना तो सरकार का काम है, हमारी वैसे ही आलोचना हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश क्या की जा रही है ये देश में? अभी तक कोर्ट ने कोई फैसला भी नहीं सुनाया, और कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया बावजूद इसके इतनी बौखलाहट। कोई भी नेता हो,
आपको मालूम शायद हो या ना हो, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि तानाशाही कितनी खतरनाक होती है। तानाशाही की शुरुआत जब होती है तब संवैधानिक संस्थाओं के ढांचे पर ही प्रश्न उठाए जाते हैं। जब तानाशाही होती है तो किसी के साथ भी कैसा भी सलूक होता है, क्योंकि तानाशाही लोकतंत्र को खत्म कर देती है। और जरूरत इस बात की है कि तानाशाही की तरफ बढ़ते कदमों को रोका जाए, एक होकर न्यायपालिका का साथ दिया जाए, न्यायपालिका का सहयोग किया जाए, न्यायपालिका का सम्मान बरकरार रखा जाए, संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त होने से बचाया जाए, संविधान की रक्षा की जाए। ये संविधान हमें यूं ही प्राप्त नहीं हुआ, इस संविधान के लिए बहुत सारे बलिदान दिए गए हैं, बहुत सारी जान हमारी आजादी के लिए गई हैं और हमने जैसे तैसे आजादी प्राप्त की है। इस आजादी को सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी की पूर्ति तभी होगी जब हम अपनी संवैधानिक संस्थाओं को बचा पाएंगे, पारदर्शी व्यवस्थाओं को लागू कर पाएंगे। न्यायालय को पूर्ण अधिकार वहां पर होता है जहां संविधान की आत्मा के साथ, संविधान के मूल स्वभाव के साथ खिलवाड़ कर कर कोई कानून बनाया जाता है। तो समीक्षा का अधिकार न्यायालय के पास है और न्यायालयीन समीक्षा कोई बुरी बात नहीं। अगर सत्ता पक्ष ने कोई एक निर्णय लिया है तो शायद सोच कर समझ कर लिया हो और उसकी एक प्रक्रिया है। अगर संभव है कि न्यायालय के रुख से आप संतुष्ट नहीं तो उसकी एक प्रक्रिया है। पुनः दिल्ली में परिवर्तन किया, कोर्ट के फैसले का किया ना, लेकिन सवाल नहीं उठाए। क्या ये अभी जल्दबाजी नहीं कि जल्दबाजी में ये सवाल उठाए जा रहे हैं? फिलहाल आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, क्या मोदी जी की पकड़ अपनी पार्टी में नहीं है? या तो पहली बात ये है और दूसरी बात ये हो सकती है कि मोदी जी की पकड़ पार्टी में तो है लेकिन उनकी मौन सहमति इन बयानों के साथ है जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिए जा रहे हैं। इसके अलावा और कोई तीसरी बात हो तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे।